हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाई। माय नेम इज अभिजीत कुमार चौधरी। आज के हमारे वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो हम लोग कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स वगैरह के बारे में समझने वाले हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखिए, जो भी काम हम लोग करते हैं उस काम को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्सेस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसा कोई भी काम जिसको काम करने के पीछे हमारा मोटिव पैसा अर्न करना होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। बाकी सारी एक्टिविटीज को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमने अब एक डॉक्टर है, अगर वो हॉस्पिटल में किसी पेशेंट का इलाज करे, बदले में उसको पैसा आने वाला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। वही डॉक्टर अगर घर पे अपने बच्चों का इलाज करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। तो ऐसा कोई भी काम जिसके बदले हमें डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाले, डायरेक्ट पैसा अर्न करने वाले, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोला जाता है। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जो है फर्दर तीन अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पहला है हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज। जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं ना, उन सबको प्राइमरी एक्टिविटीज में कवर किया जाता है। जैसे खेती बाड़ी करना, डेयरी प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना, ये सब कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में कवर होता है। इसके साथ साथ जो भी हम जमीन के नीचे से कोई भी पार्टिकल्स वगैरह या कोई भी मेटल वगैरह हम निकाल रहे हैं, वो सब कुछ भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में ही आता है। जैसे कोयला, सोना सोना वगैरह निकाला जाता है, उन सबको भी हम प्राइमरी में ही रखते हैं। देन अपने पास सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में सभी तरह के मैन्युफैक्चरिंग चीजें आती है, जिसमें भी हम लोग दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिक्स करके कोई तीसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं, या किसी हम प्रोडक्ट के ऊपर में कोई और एक्टिविटी करके उसकी हम वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, उन सबको सेकेंडरी एक्टिविटीज में कवर किया जाता है। हर एक तरह की मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी एक्टिविटी में कवर होती है। थर्ड है हमारे पास सर्विस एक्टिविटी, जिसे टेरेस्ट्री एक्टिविटीज भी बोला जाता है। इसके अंदर में सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, जैसे बैंकिंग की सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस, मोबाइल फोन, इंटरनेट वगैरह, ये सब कुछ जो हमारी सर्विसेज के अंदर में इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये सर्विसेज को तीसरी कैटेगरी में रखा जाता है। देन इसके बाद हमें कुछ चीजें समझनी है। जैसे सबसे पहला हमारे पास आता है बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। हम किसी भी कंट्री को तीन अलग अलग हम कंट्रीज के, तो देखो इसके बाद जो हमें चीज समझनी है उसमें लिखा है भाई बेस्ड ऑन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम वेरियस कंट्री आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। दुनिया में जितने भी देश है ना, उसको नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, तो अब पहले नेशनल इनकम से स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम का मतलब होता है किसी भी कंट्री की टोटल इनकम कितनी है। जैसे हमारी इंडिया ने एक साल में कितना पैसा अर्न किया या कितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाया है, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम बोला जाता है। तो नेशनल इनकम देन होता है पर कैपिटा इनकम। जब नेशनल इनकम को हम लोग डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमारे पास निकल के आता है पर कैपिटा इनकम। इन दोनों को यूज करते हुए हम ये बता सकते हैं कि कोई भी देश जो है ना, या तो वो अंडर डेवलप कंट्री होगा, अंडर डेवलप कंट्री नहीं, ऐसी कंट्री जहां पे डेवलपमेंट है ही नहीं और जहां पे डेवलपमेंट के ऑप्शंस भी नहीं, मतलब वो लोग डेवलपमेंट कर भी नहीं रहे, इन सबको अंडर डेवलप कंट्री बोला जाता है। जैसे हम एग्जांपल में गिवन है इथियोपिया एंड सुदान, ये सब हमारे अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। सेकंड होता है हमारे पास डेवलपिंग कंट्री, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब क्या डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट के ऑप्शंस है, हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलप नहीं हुए पूरी तरीके से, बट डेवलपमेंट कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास होता है कैटेगरी डेवलप कंट्रीज की। ऐसे कंट्रीज जिन्होंने डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को अटेन कर लिया है, उन कंट्रीज को डेवलप कंट्रीज बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में यूएसए, यूके, जापान, सिंगापुर, इन सबको जो है डेवलप कंट्रीज बोला जाता है। ठीक है, देन अपने पास है कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हमें गिवन है। पहला टर्म हमारे पास है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल लैंग्वेज अगर मैं आपको बताऊं, अगर एक 500 का सामान अगर हमने उसे 1000 में बेच दिया, हमें 500 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। हालांकि ये जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट में भी दो तरह का प्रॉफिट होता है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है नेट प्रॉफिट। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना, ये फाइनल नहीं होता, और जो नेट प्रॉफिट होता है वो बिल्कुल फाइनल होता है। ठीक है, अब जैसे एक सामान का, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 500 का सामान हमने 1000 में बेच दिया, 500 का प्रॉफिट हुआ, बट वो 500 का ग्रॉस प्रॉफिट है, क्योंकि उस 500 के सामान को 1000 में बेचने के लिए हमने और भी तो खर्चे किए होंगे। जैसे अगर मान लो हमारा एक ऑफिस है, तो हम ऑफिस का रेंट दे रहे हैं, स्टाफ की सैलरी पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसके हम पैसे पे कर रहे हैं। तो हम बहुत अलग अलग तरह के खर्चे कर रहे होते हैं। जब इन सारे खर्चों को माइनस कर लिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा हमारा नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसके अंदर में क्या क्या चीजें पहले से इंक्लूडेड रहती है, ये चीज हमें समझना जरूरी है। पहली चीज हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट में इनपुट कॉस्ट। इनपुट कॉस्ट क्या होता है? जो सामान हमने बनाया है, उस सामान को बनाने में जितना हमारी लागत आई है ना, उसे इनपुट कॉस्ट बोला जाता है। सेकंड अपने पास इम्प्लिसिट रिटर्न्स। इम्प्लिसिट रिटर्न्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे कॉस्ट होते हैं जो हमने किसी और को पे तो नहीं किए, बट उन्हें भी हमारा एक्सपेंस माना जाता है। ठीक, इन सबको इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे अगर हमने अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा लिया,
तो उस बिजनेस, जो पैसा हमने अपने बिजनेस में लगा लिया, उस पैसे पे बिजनेस हमें इंटरेस्ट तो नहीं देने वाला, उसके बाद हमें क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने बिजनेस में अपने आप को इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट देंगे। अब यही पैसा अगर मैं किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डाल देता तो वहां से तो मुझे इंटरेस्ट आता ना, तो यहाँ पे मेरी क्या लॉस हो गया, वो जो इंटरेस्ट आने वाला था ना, उस इंटरेस्ट का लॉस हो गया। अब आप बोलेंगे भैया ये तो कॉमन सी बात है ना, कि अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट का लॉस हुआ ही। हाँ हुआ, बट वो भी हमारे लिए क्या एक कॉस्ट है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे बिल्डिंग। मान लो हमारे पास एक हमारे पास रूम था, उस रूम को जो है हमने अपने बिजनेस में यूज कर लिया एज ऑफिस, हमने उसको ऑफिस बना लिया। ठीक है, अगर हम ये ऑफिस नहीं बनाते तो इस प्लेस को हम किसी और को रेंट पे लगा सकते थे, वहां से रेंटल इनकम आता। तो जैसे ही हमने ऑफिस के रूप में यूज करना स्टार्ट किया, वो रेंटल इनकम का हमारा लॉस हो गया ना, उस लॉस को भी इम्प्लिसिट कॉस्ट बोला जाता है, ये इम्प्लिसिट रिटर्न्स बोला जाता है। इन सब की वैल्यूज को भी इंक्लूड किया जाता है। देन अपने पास है नॉन एंटरप्रेन्योरल प्रॉफिट्स, जैसे कि विंडफॉल गेन्स या मोनोपोली गेन्स। ये कुछ ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो हमारा नॉर्मल डे टू डे बिजनेस नहीं है, बट ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कुछ ऐसी चीजें जिसका काम, जो काम करना हमारा डे टू डे एक्टिविटी में रिलेट नहीं करता, बट अदर कोई इनकम आ गया, उन सबको ये वाली इनकम बोला जाता है। ठीक है, जैसा अभी हमारे बिजनेस ने एक जमीन परचेज कर रखा था, उसको हमने परचेज किया था अपना फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। कुछ सालों बाद हमें हमें और भी बड़ा एरिया चाहिए था फैक्ट्री के लिए, तो हमने वहां से फैक्ट्री शिफ्ट कर दी, किसी और जगह पे ले गए। हमने वहां पे जाके जमीन परचेज की और ये वाली जमीन हमने सेल आउट कर दी, क्योंकि इसका हमें काम नहीं था। अब ये जो जमीन हमने सेल आउट की, आज के रेट में इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, तो इस पे भी हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बट ये क्या हमारा ये नॉर्मल प्रॉफिट है? नहीं, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, बट ये भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूडेड रहता है। देन अपने पास है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा फाइनल प्योर प्रॉफिट होता है, जब हम अपने सारे के सारे खर्चे माइनस कर देते हैं ना, फिर जो बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट का देखो फॉर्मूला में गिवन है, नेट प्रॉफिट इक्वल्स होता है हमारे पास, एक मिनट, हाँ, नेट प्रॉफिट इक्वल होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा अपने पास इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन चार्जेस प्लस इंश्योरेंस चार्जेस। डेप्रिसिएशन क्या होता है, हमारे असेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होती रहती है ना, उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। जैसे अगर मैंने एक मशीन परचेज किया 10 लाख का, क्या 2 साल 3 साल बाद भी उसकी वैल्यू 10 लाख ही रहेगी? नहीं, उसकी क्या टाइम के साथ साथ इस्तेमाल करने के साथ उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। तो जो वैल्यू कम होता है ना, उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ये भी हमें माइनस करना होता है। ठीक है, अच्छा, अगर एक हमारे किसी बिजनेस में नेट प्रॉफिट आ रहा है, फाइनल नेट प्रॉफिट आ रहा है, लॉस नहीं आ रहा, नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है भाई 4 चीजें। पहली चीज रिप्रेजेंट करता है सक्सेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए जो हम अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रहे हैं ना, उन सब के बदले हमें क्या मिल रहा है, उसका हमने अच्छे से इस्तेमाल किया तो हमें सक्सेस रिजल्ट आ रहा है, इसी वजह से हमें नेट प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद टेकिंग रिस्क, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है, जो बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस कर रहा है, वो रिस्क ले रहा है बिजनेस करने का, तो उसके बदले जो उसे रिवॉर्ड मिलता है, उस रिवॉर्ड को भी नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है। देन है बियरिंग अनसर्टेनिटी इन दी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में भी अनसर्टेनिटीज होती है। अब मैंने कोई सामान बना लिया, अगर ये सामान मार्केट में बिका ही नहीं, फिर क्या होगा, फिर तो हमारा लॉस हो गया ना। बट ये रिस्क भी कौन उठा रहा है, एंटरप्रेन्योर उठा रहा है, तो उसे भी इसके अंदर उसे भी नेट प्रॉफिट से डिनोट किया जाता है। लास्ट में कहते हैं मेकिंग इनोवेशंस, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए नए इनोवेशंस करते रहते हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं, उसको जो ये नया इनोवेशंस कर रहे हैं इसके बदले उनको क्या मिल रहा है, फाइनली उनको ये नेट प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे। इसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट कुछ टर्म्स स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले अपने पास है नेशनल इनकम। जैसा भी हमने समझा, किसी भी कंट्री के अंदर में जो टोटल पैसा हमने एक साल में अर्न किया होता है उसे नेशनल इनकम बोला जाता है, या फिर जो सामान और सर्विसेज हमने एक साल के दौरान बनाया है उसकी वैल्यू को भी नेट प्रॉफिट बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो 3 अलग अलग हमें मेथड गिवन है नेशनल इनकम निकालने के। पहला कहता है टोटल वैल्यू ऑफ द आउटपुट इन अ कंट्री। आप ये निकाल लो कि आपकी कंट्री का टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। अभी ये वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला हम समझेंगे। सेकेंड अपने पास टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय द ओनर्स। कहते हैं भाई जितने भी हमारे कंट्री में लोग हैं ना, इन लोगों ने टोटल पैसा कितना अर्न किया है, पैसा कितना कमाया है, उसको निकालो, उससे भी पता लग जाएगा नेशनल इनकम कितना है। तीसरा हमारे पास है टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। तो कहते हैं भाई टोटल आपने एक्सपेंस कितना किया, टोटल आपने पैसे कितने खर्च किए एक साल के दौरान में, उस पैसे को भी अगर आप निकाल लोगे तो भी आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। तो ये 3 तरीके से, पहले तरीके ने बोला वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लो, दूसरे ने बोला इनकम निकाल लो, तीसरे ने बोला खर्चे निकाल लो। तीनों में से आप किसी मेथड को फॉलो करोगे ना, नेशनल इनकम का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देन अपने पास देखो कुछ यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट गिवन है। पहला हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिड। अब ये वैल्यू एडिड कैसे निकाला जाता है, तो वैल्यू एडिड निकालने के लिए पहले हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स यानी कि आपने टोटल सामान कितने का बेचा, प्लस चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है, आप ऐसे समझो साल के स्टार्टिंग में मेरे पास 1000 सामान था, साल खत्म होने पर हमारे पास जो है 2000 सामान। अब ये 1000 सामान एक्स्ट्रा कहां से आया, यानी कि 1000 सामान हमने एक्स्ट्रा बनाया होगा। तो ये जो हमारा है ये चेंज इन स्टॉक है, कि हमारे स्टॉक में चेंज हो गया।
ठीक है, या तो हमने बनाया होगा, हमने परचेज किया होगा, बट ओवरऑल क्या हो गया, हमारे स्टॉक्स में चेंज आ गया, तो इसे चेंज इन स्टॉक्स बोला जाता है, ये भी ऐड किया जाता है। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से जब हम लोग माइनस कर देते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को, तो हमारे पास निकल के आता है वैल्यू एडिड, जिसे हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडिड भी कहते हैं। अभी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल, जितने भी हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उसके ऊपर जितने भी हमारे एक्सपेंस हो ना, उन सबको यहाँ पे माइनस कर देना है, तो हमारे पास वैल्यू एडिड आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू एडिड को ना ग्रॉस वैल्यू एडिड भी बोला जाता है। जैसे नीचे में गिवन है नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। अब ये नेट वैल्यू एडिड क्या होता है, तो जो ये वैल्यू एडिड था ये ग्रॉस वैल्यू एडिड होता है। इसमें से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं ना, फिर हमारे पास निकल के आता है नेट वैल्यू एडिड। ठीक है, अब हमने बोला यार अगर आपने ग्रॉस पे निकाला है और अगर आपको नेट पे जाना है तो आपको क्या करना है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देना, तो क्या आ जाएगा, नेट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास मेथड गिवन है भाई। अच्छा, इसके आगे ये कहते हैं भाई अभी नेशनल इनकम नहीं निकला, अभी हमें क्या निकला था, हमारा नेट वैल्यू एडिड निकला था। नेट वैल्यू एडिड हमें क्या निकालना है भाई, नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट निकालना है। अब डिफरेंस होता है, पिछला वाला जो था वो मार्केट प्राइस के ऊपर था और ये वाला जो है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर है। दोनों में क्या डिफरेंस है, आप ऐसे समझो एक 100 रुपए का सामान है, जैसे उसको मार्केट में हम बेचेंगे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एज्यूम करते हैं जीएसटी का रेट है 18%, तो 100 पे 18% नहीं 18 रुपए का टैक्स लग जाएगा, तो सामान की मार्केट प्राइस कितना हो गया, 118 रुपए। बट 100 रुपए क्या था, 100 रुपए उसका फैक्टर कॉस्ट था या फैक्टर प्राइस था। तो जब हम मार्केट प्राइस में से जीएसटी वाले अमाउंट को माइनस कर देते हैं या इनडायरेक्ट टैक्स वाले अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास बचता है वो हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है। यहाँ देखो इन्होंने यही किया, इन्होंने नेट वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस को लिया, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दिया। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक फॉर्मूला होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अपना जीएसटी, उसमें से जितनी भी सब्सिडीज बिजनेसमैन को रिसीव है ना, वो सारी सब्सिडीज माइनस करनी होती है। ठीक है, फिर हमारे पास एनवीए एफसी आ जाता है, जो कि हमारा नेशनल इनकम के बराबर होता है। अगला मेथड अपने पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का। अब इसमें देखो, अच्छा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, उससे पहले ना नीचे एक हमें गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये समझते हैं भाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि भाई एक साल के टाइम पीरियड में आपने अपने इंडिया के अंदर में कितना पैसा अर्न किया, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। ऊपर क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट था। अब इंडिया में रहने वाला पर्सन क्या सिर्फ इंडिया में ही पैसा अर्न करेगा, इंडिया के बाहर से पैसा नहीं अर्न कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। अगर मैंने इंडिया के बाहर से कोई पैसा अर्न किया, जब उस पैसे को भी अपनी इंडिया की इनकम में ऐड कर दूंगा ना, तो उसे बोला जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जी एनपी आ गया। नीचे अगेन हमें गिवन है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये तीसरी चीज है, ऊपर जो हमने निकाला क्या था, ग्रॉस वाला था, अभी याद है हमने फॉर्मूला समझा था, ग्रॉस वाले में से अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, नेट वाला आ जाएगा। तो ये वही है, नेट नेशनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला वगैरह गिवन है। ये जो जितना भी आपको दिख रहा है, ये नोट्स वगैरह ये सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। और साथ ही मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जितने भी टॉपिक मैं करवा रहा हूँ ना, जब भी आप ये वीडियो को देखो तो अपने साथ एक रजिस्टर लेके बैठो, और जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक करा रहा हूँ ना, इन सभी टॉपिक को साथ साथ में नोट करते हो चलो। हालांकि नोट करने के लिए अभी इतना टाइम आपको नहीं मिल रहा, बट क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आप एक टॉपिक को समझो, वीडियो पॉज करो, पहले उसको लिख लो, फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करो। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है। बाकी उसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये नोट्स है वो डाउनलोड कर लेना, और इस नोट्स को भी अगर आप अच्छे से रीड आउट करते हो तो भी काम चल जाएगा। बट हाँ, क्या है कि जब हम लिख के अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो उससे जो है आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और साथ ही आपको ये मेमोराइज भी हो जाएगा, एक अच्छे से याद हो जाएगा, लिखते 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 याद भी हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग समझते हैं भाई कुछ अदर टर्म्स हमारे पास गिवन है। एक अपने पास है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब ये चीजें वैसे एग्जाम में इतनी बार पूछा नहीं जाता, बट हमें गिवन है तो पढ़ना पड़ेगा भाई। एक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला में गिवन है, देखो इसको कैसे निकालते हैं। अभी हमने निकाला नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो हमने निकाला था ऊपर, उसमें हमें ऐड कर देना है अदर करेंट ट्रांसफर्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। अब ये अदर करेंट ट्रांसफर्स क्या है, ऐसे ट्रांसफर जो इंडिया के बाहर से आ रहे बट वो पैसा हमने अर्न नहीं किया। जैसे मान लो एक बंदा इंडिया के बाहर गया, वहां पे उसने पैसा अर्न किया, और पैसा अर्न करने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा वो अपने फैमिली वालों को भेज रहा है। अब यहाँ पे इंडिया में जो फैमिली मेंबर है जिसके पास पैसा आ रहा है, उसने ये पैसा अर्न तो नहीं किया ना, अर्न तो किसी और ने किया था, बट वो क्या कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है, तो उसे भी अदर करेंट ट्रांसफर्स में इंक्लूड किया जाता है। देन इसके बाद हमारे पास टॉपिक है पर्सनल इनकम का। इसका देखो फॉर्मूला क्या है, पहले इन्होंने कहा नेशनल इनकम निकाल लो, जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था उससे, उसमें से आपको माइनस करना है। अब ब्रैकेट में देखो क्या क्या चीजें हमें माइनस करना है। एक हमें माइनस करना होता है भाई कॉर्पोरेट टैक्सेस को। कॉर्पोरेट टैक्सेस बिजनेस के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेट टैक्स बोला जाता है। फिर हमें माइनस करना होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी कि डिविडेंड,
जब हम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में से वो एक हिस्सा हमें भी देता है, जिसे डिविडेंड बोला जाता है। वो डिविडेंड भी माइनस करना है। फिर हमें माइनस करना है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। अब ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती है? गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में कॉन्ट्रीब्यूशन को मैंडेटरी किया हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा ओनर है, जो हमारा बॉस है, वो क्या करेगा, हमारी सैलरी में से एक अमाउंट माइनस करेगा, ठीक है, उतना ही पैसा वो भी कंट्रीब्यूट करेगा या उससे ज्यादा अमाउंट भी कभी कभी कंट्रीब्यूट करता है, तो उतना पैसा वो कंट्रीब्यूट करेगा और ये दोनों पैसा इकट्ठा गवर्नमेंट की भाई स्कीम्स के अंदर में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, जिसका बेनिफिट हमें बाद में चल के मिलेगा। अब इसमें बहुत अलग अलग तरह की स्कीम्स होती है, जैसे एक होता है ईएसआई, ईएसआई का पैसा कटता है। अब ईएसआई का बेनिफिट हमें बाद में नहीं मिलता, ईएसआई का बेनिफिट हमें साथ साथ मिलता रहता है। जैसे अगर आप कभी बीमार पड़े तो आप ईएसआई के हॉस्पिटल्स में जाके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो, तो ये मेडिकल वाले में आ जाता है। ऐसे एक ईपीएफ का हमारा पैसा करता है, वो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है, ईपीएफ का पैसा। बट ईपीएफ का पैसा ऐसे हर महीने में वापस नहीं मिलता या उसके बदले कोई ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा। हाँ, बट वो पैसा हम लोग बाद में आगे चल के विड्रॉ कर सकते हैं। जब विड्रॉ करोगे तो अभी जो पैसा आपका कटा है वो पैसा और जो एम्प्लॉयर ने अपनी तरफ से जमा कराया था वो पैसा इंटरेस्ट के साथ आपको दिया जाता है ईपीएफ में, ठीक है, तो ये भी बेनिफिट हो जाता है। खैर, इन सबको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कहते हैं। देन हमें इसमें ऐड करना होता है लास्ट में ट्रांसफर पेमेंट्स को। ट्रांसफर पेमेंट्स जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, करंट ट्रांसफर, उसे ही ट्रांसफर पेमेंट्स बोला जाता है। तो हमारे पास पर्सनल इनकम आ जाता है। पर्सनल इनकम के बाद देखो हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स गिवन है। अब ट्रांसफर पेमेंट्स में वही पेमेंट्स है जो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। इसको कहते हैं भाई ऐसी कोई भी पेमेंट जो कि हमारा क्या नहीं है भाई, जो हमने अर्न नहीं किया बट हमने सिर्फ रिसीव किया। कोई भी पैसा जो अर्न नहीं करे, बस हम रिसीव करें, उसे ट्रांसफर पेमेंट्स बोल रहे हैं। अब ट्रांसफर पेमेंट्स को ना यूनिलेटरल ट्रांसफर भी बोला जाता है, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब इसके अंदर क्या आता है, जैसे गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज, इन सब को बोला जाता है कि भाई ये हमारा क्या ट्रांसफर पेमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में कहता है ओल्ड एज पेंशन। अब ओल्ड एज पेंशन में अगर किसी पर्सन की एज जैसे 60 साल या 80 साल हो गई तो उनको ओल्ड एज पेंशन दिया जा रहा है। अब ओल्ड एज पेंशन के बदले उस पर्सन ने कोई वैल्यू एड तो किया नहीं है, तो उसे जो पैसा मिल रहा है वो कौन सा पैसा है, ट्रांसफर पेमेंट है। ऐसे ही जो विडो पेमेंट मिलता है या पेमेंट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का जो भत्ता मिलता है, ये सब चीजें भी किसके अंदर में आ जाती है, ट्रांसफर पेमेंट में आ जाती है, ठीक है। आपको बस ऐसे याद रखना, गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सब कुछ क्या रहा है भाई, ट्रांसफर पेमेंट्स में आ रहा है। पैसा मिल रहा है बट बदले में हमारी कोई लेवलिटी नहीं आ रही, बदले में कुछ काम नहीं करना, उसे हम ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं। देन डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसे निकालना भाई सबसे आसान। पहले आप निकाल लो पर्सनल इनकम, उसमें से आप माइनस कर दो भाई टैक्सेस, जो टैक्स आपको पे करने पड़े। अब इंडिया में भाई टैक्स भी तो लगता है ना, टैक्स जो आपने पे कर दिया उसको माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा भाई पर्सनल इनकम। लास्ट में पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला गिवन है, जो हमने पहले ही पढ़ लिया था। पर कैपिटा इनकम के अंदर क्या था भाई, नेशनल इनकम लो, उसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पे आके हमने इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स को कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी वाइब सीयूईटी को, क्योंकि यहाँ है वाइब स्टडी की।